हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपने व्यष्टि अर्थशास्त्र का 3rd यूनिट उत्पादन तथा लागत का प्रथम भाग उत्पादन फलन। आज के हमारे अध्ययन बिंदु हैं सबसे पहले उत्पादन का अर्थ, उत्पादन फलन, समुत्पाद वक्र, उत्पादन फलन के प्रकार और उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं। बच्चों, उत्पादन फलन को समझने से पहले हम उत्पादन और उत्पादन के साधन के बारे में समझ लेते हैं। उत्पादन, जैसा कि आप पहले भी अपनी 1st यूनिट में पढ़ चुके हैं जब आपने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को पढ़ा था। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया था: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो हमने उत्पादन को समझा था। उत्पादन क्या है? किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। बच्चों, जैसा कि आप सब सोचते हैं कि उत्पादन क्या है, किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में कोई वस्तु बन रही है या कोई सेवा दी जा रही है तो वो उत्पादन है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से माना जाता है कि किसी भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसमें उपयोगिता डाली जाती है। इसे हम कैसे समझेंगे? एक उदाहरण से समझेंगे। आप लोग पढ़ने के लिए कुर्सी और टेबल का प्रयोग करते हो जो कि लकड़ी की बनी हुई होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे, क्या लकड़ी मनुष्य ने बनाई है? नहीं बनाई है। लकड़ी में उपयोगिता डाली है। एक उत्पादक को लकड़ी प्रकृति ने दी है, प्रकृति से उसे कच्चे माल के रूप में प्राप्त हुई है और उसमें आकार देके उत्पादक ने उपयोगिता डाल दी और उत्पादन हो गया। उसमें उपयोगिता आ गई, उस उपयोगिता के कारण हम उसका प्रयोग करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो बच्चों, समझ में आया उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का निर्माण करना। अब अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं के बारे में आप सोचिए, वो कैसे बनी हैं, उनमें उनका कच्चा माल कहाँ से आया, फिर उसमें किस तरीके से उपयोगिता डाली होगी, तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसके बाद बच्चों, हम देखते हैं उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। उत्पादन के प्रमुख रूप से 5 साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन। संक्षेप में इनके बारे में समझ लेते हैं। भूमि हमें प्रकृति ने दी है, प्रकृति के द्वारा दिया गया निःशुल्क उपहार है और प्रमुख साधन है, क्योंकि चाहे हमें कोई उत्पादन करना है, खेती करना है, कुछ भी करना है, कोई फर्म स्थापित करनी है, कोई ऑफिस खोलना है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? भूमि। भूमि के बाद आता है श्रमिक। श्रमिक उत्पादन का एक सक्रिय साधन है। श्रम के बिना कोई भी उत्पादन करना संभव नहीं है। इसके बाद पूंजी। पूंजी एक निष्क्रिय साधन है जो श्रम के माध्यम से ही सक्रिय होता है। पूंजी के माध्यम से ही हमें मशीन, कच्चा माल और जो उत्पादन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। साहस। साहस हम कहते हैं, जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है उसे हम साहसी कहते हैं। उसे साहस की श्रेणी में डाला गया है, क्योंकि उत्पादन करना एक जोखिम का कार्य होता है। उत्पादन में लाभ जितना हो सकता है उतनी हानि भी हो सकती है। तो जिसमें उस जोखिम को उठाने की क्षमता होती है उसे हम साहसी कहते हैं और साहस के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद संगठन। संगठन उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है जो विभिन्न विभागों को संभालता है, उत्पादन संबंधी विभिन्न निर्णय लेता है, जैसे उत्पादन का विपणन कैसे होगा, कहाँ कहाँ इसे सेल किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कैसे भर्तियाँ होंगी, आदि जो निर्णय लेता है वो संगठन के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चों, आपके भी घर परिवार में लोग होंगे, कोई HR मैनेजर होगा, कोई फाइनेंस मैनेजर होगा, कोई कहीं सुपरवाइज़र होगा, तो ये संगठन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, अब आप उत्पादन के जो साधन हैं उनको भी अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे और सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके घर में कौन लोग हैं और वो उत्पादन के किस साधन का हिस्सा है। फिर आप अपने घर से बाहर जाएंगे कि कौन कौन लोग जिन्हें आप जानते हैं वो किसी भी व्यवसाय या कार्य में जुड़े हुए हैं, तो उत्पादन के साधनों का कौन सा हिस्सा है, जिससे आपको बहुत स्पष्ट रूप में उत्पादन के साधनों के बारे में समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब हम अपने प्रमुख टॉपिक उत्पादन फलन पर आते हैं। उत्पादन फलन, इसे हम इंग्लिश में प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। उत्पादन फलन उत्पादन के विभिन्न साधन और उत्पादन के मध्य तकनीकी संबंध को दर्शाते हैं। उत्पादन के विभिन्न साधन जिन्हें हम आदान कहते हैं।
और इंग्लिश में आउटपुट। बच्चों इनका इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, इनपुट और आउटपुट, क्योंकि शब्दों के बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिसकी वजह से आप लोग प्राय कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जो भी हम आदान लगाते हैं, जो भी साधन लगाते हैं उन्हें इनपुट बोलते हैं, और जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। तो उत्पादन फलन इस इनपुट और आउटपुट यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के मध्य तकनीकी संबंध को दर्शाता है। उत्पादन फलन हमें बताता है कि एक समय अवधि में, एक निश्चित अवधि में दिए गए साधनों का प्रयोग करके उत्पादक कितना उत्पादन कर सकता है। तो उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, हम जैसा कि पहले ही पढ़ चुके हैं, ये उत्पादन के साधन हैं, मैंने कारक भी बोलते हैं। उत्पादन क्या होता है? सामान और सेवाएं जो हमें तैयार रूप में प्राप्त हुए वो उत्पादन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक उत्पादक उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करके जो उत्पादन प्राप्त करता है, इनके बीच में जो भी तकनीकी संबंध होगा वो उत्पादन फलन कहलाएगा। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार समझ सकते हैं। Q फंक्शन है L और K का। Q यहाँ पर उत्पादन है, F है फलन या फंक्शन, L है श्रम और K है मशीन। तो जो Q उत्पादन हो रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है? श्रम और पूंजी का। फलन, इसका आप कह सकते हो श्रम और पूंजी का रिजल्ट क्या है या फलन क्या है? उत्पादन। श्रम और पूंजी जब हमने लगाई तो हमें उत्पादन प्राप्त हो रहा है, ये उत्पादन फलन को दिखा रहा है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 इकाइयाँ श्रम की लगाई हैं और 4 इकाइयाँ मशीन की लगाई हैं। तो इनका फलन क्या है? इनका प्रयोग करने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इनका प्रयोग करने से हम मान लेते हैं हमें 80 इकाई के उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो ये जो पूरा है ये हमें उत्पादन फलन को दिखा रहा है, उत्पादन फलन की एक तकनीकी को दिखा रहा है कि जब हमने 2 इकाइयाँ श्रम और 4 इकाइयाँ मशीन लगाई तो हमें 80 का उत्पादन प्राप्त हुआ। तो बच्चों उत्पादन फलन यहाँ किसी भी चीज़ की कीमत आदि को नहीं दर्शाएगा, साधन की कीमत क्या है, उत्पादित माल की कीमत है, ये सिर्फ एक तकनीकी को दिखा रहा है। ये इससे हमें सहयोग क्या मिलता है? उत्पादक को उत्पादन की तकनीकी को समझने में सहयोग मिलता है कि वो किस तकनीकी का प्रयोग करे कि उसे अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो पाए। तो बच्चों उत्पादन फलन समझ में आया। इसके बाद हम समझते हैं उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन को अवधि के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 प्रकार है, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादक के पास बहुत कम समय होता है और दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादक के पास उत्पादन के लिए एक लंबी अवधि, एक लंबा समय होता है। अब हम इन्हें विस्तार से अलग से समझते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जब उत्पादक को बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है, तो वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाता, वह कुछ ही साधनों में परिवर्तन कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास अधिक समय नहीं है, उसके पास बहुत कम समय है, तो वह कुछ साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि करने की कोशिश करेगा। जैसे भूमि है, भूमि को तो अचानक से बढ़ाया नहीं जा सकता, या उसका जो फर्म है, जहाँ पे फैक्ट्री है, वो उस जगह को अचानक नहीं बढ़ा सकता, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है? श्रमिक को बढ़ा सकता है, पूंजी और अधिक लगा सकता है, कच्चा माल आदि और अधिक लगा सकता है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो बच्चों समझ में आया। अल्पकाल में उत्पादक के पास समय कम होता है, वह उत्पादन में वृद्धि करने के लिए परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाता है। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ें और देखने को मिली। उत्पादन के 2 तरह के साधन होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। बच्चों हम देखेंगे स्थिर साधन क्या है, परिवर्तनशील साधन क्या है। स्थिर साधन वे हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कब परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? अल्पकाल में। दीर्घकाल में तो सभी साधन परिवर्तनशील हो ही जाते हैं। तो अल्पकाल में जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे मशीन अचानक से नहीं बढ़ाई जा सकती है, भूमि नहीं बढ़ाई जा सकती है, हम बिल्डिंग को अचानक से बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो अल्पकाल में इन साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते, ये स्थिर रहते हैं। इनकी जिस मात्रा का हम पहले से प्रयोग कर रहे हैं वो स्थिर रहेंगे। और परिवर्तनशील साधन क्या है? परिवर्तनशील साधन वो हैं जिन्हें हम अल्पकाल में भी उत्पादन के अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे श्रम को बढ़ा सकते हैं, हमें उत्पादन बढ़ाना है तो श्रम और कच्चा माल बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाया
जाता है। तो बच्चों ये था अल्पकाल। अल्पकाल के अंतर्गत हम कुछ साधन को स्थिर रखकर और कुछ साधन को परिवर्तित करके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। इसके बाद बच्चों हम समझते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल एक लंबा समय होता है जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या बढ़ने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि हो जाती है। तो इस बढ़ी हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए उत्पादक जब उत्पादन बढ़ाता है तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय है परिवर्तन करने के लिए। अब बच्चों आप इसे ऐसे समझिए, आज से 5 साल पहले अर्थव्यवस्था में जो मांग थी उसके कंपैरिजन में अब 5 साल बाद मांग ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि 5 साल में जनसंख्या बढ़ गई, लोग और अधिक वस्तुओं की खपत करने लगी। तो इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए जहाँ भी उत्पादन हो रहा है उन सब कारखानों का, फैक्ट्रियों का आकार में भी वृद्धि हुई, क्योंकि पहले कम उत्पादन करना पड़ता था, अब ज़्यादा उत्पादन करना पड़ रहा है। तो इस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादक उत्पादन के सभी साधनों को बदल देता है। भूमि भी अधिक प्रयोग होने लगती है, मशीन, पूंजी, संगठन, सभी साधन अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगते हैं। तो उत्पादक के पास इतना पर्याप्त समय होता है कि वो उत्पत्ति के साधनों में परिवर्तन कर लेता है। तो बच्चों समझ में आया अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। बच्चों अब हम इसके बाद समझते हैं समोत्पाद वक्र। समोत्पाद वक्र क्या है? आप लोगों ने बच्चों सेकंड यूनिट में उदासीनता वक्र विश्लेषण पढ़ा था। समोत्पाद वक्र भी उसी से मिलते जुलते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण हमें क्या बताता था? दो वस्तुओं का ऐसा संयोग जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है। उसी तरह सम उत्पाद वक्र दो साधनों द्वारा होने वाले उत्पादन दिखाता है, समान उत्पादन दिखाता है। दो साधनों का प्रयोग करके उपभोक्ता को प्रत्येक बार समान उत्पादन प्राप्त होता है। तो अब बच्चों हम इसे समझते हैं, सम उत्पादक वक्र उपभोग के उदासीनता वक्र की भांति होते हैं। सम उत्पादक वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादक को प्राप्त होने वाले एक समान उत्पादन के स्तर को बताते हैं। यानी उत्पादक जब विभिन्न दो संयोग प्रयोग कर रहा है लेकिन उसे उत्पादन हर बार समान प्राप्त हो रहा है, इसी कारण इसे सम उत्पादक वक्र कहते हैं। इसे बच्चों हम एक तालिका और चित्र के द्वारा समझेंगे। समुत्पाद वक्र। समुत्पाद वक्र के लिए हम इस तालिका को समझते हैं। इस तालिका में हमने सबसे पहले संयोग लिए हैं, जो साधनों के संयोग हैं। उत्पादन का x साधन लिया है, y साधन लिया है और यहाँ कुल साधन लिया है। x और y साधन को हम नाम भी दे सकते हैं। जैसे x साधन को हम श्रम कर लेते हैं और y साधन को हम पूंजी कर लेते हैं। तो उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम और पूंजी। ये दोनों साधन मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। तो जो पहला संयोग है, इस संयोग में हमने 2 इकाई श्रम के लिए हैं और 15 इकाई पूंजी के लिए है, जिससे हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है 200 इकाइयों का। वहीं दूसरे संयोग में यहाँ पर श्रम की 4 इकाइयाँ ली गई हैं, पूंजी की 11 इकाइयाँ, और जो कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो 200 इकाइयों का प्राप्त हो रहा है। सी संयोग में उत्पादक ने फिर संयोग बदला है। यहाँ पे श्रम की 6 इकाइयाँ हैं। हम देख रहे हैं श्रम की इकाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और पूंजी की इकाइयाँ कम होती जा रही हैं। पूंजी की 8 इकाइयाँ ली हैं, तो जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो 200 इकाइयों का प्राप्त हो रहा है। डी संयोग में 8 इकाइयाँ श्रम की हैं, 6 इकाइयाँ पूंजी की हैं और कुल 200 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। ई संयोग में 10 इकाइयाँ श्रम की हैं, 5 इकाइयाँ पूंजी की हैं और कुल 200 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों इस तालिका में हमने देखा कि उत्पादक जब उत्पादन के विभिन्न दो साधनों के संयोगों का प्रयोग कर रहा है, अलग अलग संयोग का प्रयोग किया है, हमें ए बी सी डी ई हमें ये इतने संयोग मिले, लेकिन उत्पादन समाप्त ही प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम सम उत्पादन बोलते हैं। बच्चों तालिका बनाने का तरीका और समझ लीजिए। तालिका में हमने देखा कि श्रम की इकाइयाँ निरंतर बढ़ रही हैं और पूंजी की इकाइयाँ घट रही हैं। उत्पादक ने अलग अलग संयोगों को लिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको यही संख्याएं लेने हैं। बच्चों आप कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे आपने यहाँ 10 ले ली, अगली 20 ले ली, 30 ले ली, 40 ले ली, 50 ले ली। यानी एक साधन आपको बढ़ता हुआ दिखाना है तो वहीं दूसरी और दूसरे साधन की इकाइयाँ आपको कम करनी है। अब पूंजी है, पूंजी की इकाइयाँ कम हो रही हैं। मैंने यहाँ 15, 11, 8, 6, 5 लिया है।
आप दूसरी इकाइयाँ ले सकते हैं। आप ले सकते हो 50, 40, 30, 20, 10 ऐसे ले सकते हैं। तो आपको एक साधन की मात्रा में वृद्धि करनी है और एक साधन की मात्रा में कमी करके दो संयोग बनाने हैं जो आपको समान उत्पादन दे रहे हैं। तो बच्चों, तालिका बनाने का तरीका भी आपको हमेशा समझना है, तभी आप एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे, क्योंकि कोई भी संख्याएं रटी नहीं जा सकती। तो आप बच्चों कॉपी पेन लेकर तालिका बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों, अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमें समुत्पाद वक्र कैसे प्राप्त होगा। हमने यहाँ पर एक्स अक्ष लिया हुआ है। एक्स अक्ष में हमारा एक्स साधन है। एक्स साधन था हमारा श्रम। यहाँ हमने वाई अक्ष लिया है। वाई अक्ष में हमारा साधन था पूंजी। तो जो हमारा पहला संयोग है, ए संयोग में हमने 2 इकाई श्रम के लिए और 15 इकाई पूंजी की ली हुई थी। उसके बाद हमने बी संयोग में 11 इकाई हमने पूंजी की ली है, 4 इकाई श्रम की ली है। तो 4 इकाई श्रम की, 11 इकाई पूंजी की। अगले सी संयोग में हमने 6 इकाई श्रम की ली हुई है और 8 इकाई पूंजी की। इसके बाद हमारा जो अगला डी संयोग है, डी संयोग में हमने 8 इकाई श्रम की ली हुई है और 6 इकाई पूंजी की। ई संयोग में हमने यहाँ पर श्रमिक 10 लिए हुए हैं और पूंजी कम 5 इकाइयों की ली हुई है। तो इस प्रकार हमें ये 1, 2, 3, 4, 5 ए बी सी डी ई 5 संयोग प्राप्त हुए। और इन सभी संयोगों पर हम देखें तो 200 इकाइयों का ही उत्पादन हो रहा है। सभी संयोग हमें बराबर ही उत्पादन करके दे रहे हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, उत्पादक इन सभी संयोगों के प्रति क्या हो गया, उदासीन। वो ये संयोग भी प्रयोग कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये कोई भी संयोग का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि उसे सभी संयोग उत्पादन की समान इकाइयाँ दे रहे हैं। और इन सभी बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमें यहाँ पर समुत्पाद वक्र प्राप्त हो गया है, जो समान उत्पादन को दर्शा रहा है। तो बच्चों, समझ में आया। आप तालिका और चित्र को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों, आपके सिलेबस में इसे संक्षेप में ही दिया गया है, तो हमें इतना ही पढ़ने की आवश्यकता है, इसके और अधिक विस्तार में नहीं जाना है। बच्चों, अब हम समझेंगे उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं, क्योंकि उत्पादन फलन के या उत्पत्ति के विभिन्न नियमों को समझने से पहले हमें उत्पादन की विभिन्न अवधारणाएं पता होनी चाहिए। उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती हैं, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। कुल उत्पादन को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन, इसलिए से शॉर्ट में बोलेंगे TP। सीमांत उत्पादन, सीमांत को हम मार्जिनल बोलते हैं। सीमांत आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने सीमांत उपयोगिता पढ़ी है, तो आप इस शब्द से पहले भी परिचित हैं। सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन, तो इसे शॉर्ट में बोलेंगे हम MP। औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, इसे शॉर्ट में बोलेंगे AP। बच्चों, इन सब का शॉर्ट TP, MP, AP बहुत अधिक प्रयोग होता है, इसलिए मैंने इसे विशेष रूप से बताया। तो सबसे पहले देखते हैं कुल उत्पादन क्या है। परिवर्तनशील साधन। बच्चों, हम लोग स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों ही समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, परिवर्तनशील साधन। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन प्राप्त होता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्शन बराबर एवरेज प्रोडक्शन इंटू Q। जो औसत उत्पादन हो रहा है उसमें से जितनी इकाइयों का उत्पादन हुआ है हम उसका गुणा करके निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है टोटल प्रोडक्शन बराबर सिग्मा MP। सीमांत उत्पादन का योग, सिग्मा का मतलब हुआ योग, सीमांत उत्पादन का योग कर देते हैं तो भी हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। एक परिवर्तनशील साधन की इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें 20 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होता है। दूसरे साधन का प्रयोग करने पर हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होता है। अगर हम कुल उत्पादन देखें तो हम इन सभी इकाइयों का योग कर देंगे तो हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। हमें जो कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है, हमें 50 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त हुआ है। अगर हम बहुत आसान से शब्दों में समझें, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों का प्रयोग करके जो कुल उत्पादन प्राप्त होता है वह कुल उत्पादन कहलाएगा। तो हमने 1 इकाई का प्रयोग किया तो 20 का उत्पादन प्राप्त हुआ, 2 का प्रयोग किया तो 30 का, कुल उत्पादन हमें 50 इकाइयों का प्राप्त हुआ। इसके बाद है सीमांत उत्पादन।
परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है वह सीमांत उत्पादन कहलाता है। यहाँ पर बच्चों हम देखें, हमने एक साधन से जब हमने प्रयोग किया तो 20 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त किया था, दूसरे साधन से हमने 30 इकाइयों का उत्पादन किया। तो ये जो 30 है, जो हमने दूसरे साधन से जो 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त किया, ये सीमांत उत्पादन कहलाएगा, क्योंकि सीमांत उत्पादन क्या कह रहा है, अगली इकाई का, एक और इकाई का प्रयोग करने के बाद कुल उत्पादन में जो बदलाव होता है उस उत्पादन को सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो हमने अगली इकाई का प्रयोग किया तो हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, 30 सीमांत उत्पादन है। इसे निकालने का एक तरीका और भी है, जो कुल उत्पादन की इकाई है उसमें से पिछली इकाई को हम घटा देंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं हमें कुल उत्पादन कितना मिला था, 50 इकाइयों का, तो कुल उत्पादन 50 है, माइनस पिछली इकाई से कितना उत्पादन हुआ था, 20 का। अगर हम 20 घटा देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 30। तो ये जो 30 है हमारा, वो सीमांत उत्पादन है। बच्चों आगे जाके हम इसे और भी तालिका के माध्यम से समझेंगे। तो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अब हम समझेंगे औसत उत्पादन। परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन को निकालने के लिए कुल इकाई में साधन की इकाइयों का भाग दे देते हैं। जो भी कुल उत्पादन है उसमें साधन जो हम कुल प्रयोग कर रहे हैं उनका भाग दे देते हैं। अगर हम इस उदाहरण से समझें तो कुल उत्पादन कितना हुआ, 50 उत्पादन कितनी इकाई साधनों ने किया, कितने परिवर्तनशील साधनों ने किया, 2 परिवर्तनशील साधनों ने। 2 से हम 50 को डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत उत्पादन कितना प्राप्त हो रहा है, 25 हमारा औसत उत्पादन कहलाएगा। तो परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाला उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। अब बच्चों हम इसे एक तालिका के माध्यम से समझते हैं जिससे और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा। ये बच्चों कुल लागत, सीमांत लागत और औसत उत्पादन की तालिका है। मैंने यहाँ पे स्थिर साधन भी लिख दिए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन निकालने के लिए सिर्फ परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता है। स्थिर साधन से हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया। मान लीजिए यहाँ पर भूमि है, वो स्थिर साधन के रूप में है, यानी अगर हम भूमि का एक टुकड़े का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक ही रहेगा। परिवर्तनशील साधन के रूप में हमने श्रम ले लिया। तो हम देखते हैं कि परिवर्तनशील साधन श्रम के प्रयोग से कुल, सीमांत और औसत उत्पादन हमें कैसे प्राप्त होगा। तालिका को बनाने के तरीके में सबसे पहले बच्चों हम लोग बनाएंगे सीमांत उत्पादन, और ये आपके लिए मैं बता रही हूँ, आपको बहुत आसान रहेगा तालिका बनाना। सीमांत उत्पादन की एक प्रवृत्ति होती है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर गिरता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपको सीमांत उत्पादन की इस प्रवृत्ति को समझ लेना है। प्रारंभ में कैसा होगा, प्रारंभ जब नया नया उत्पादन होगा तो सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, इसके बाद सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाएगा, इसके बाद सीमांत उत्पादन शून्य होगा, ऋणात्मक होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हमने स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन को लगाया तो प्रारंभ में उत्पादन बहुत अच्छा होता है। जैसे भूमि पर हमने एक श्रमिक लगाया, फिर दूसरा श्रमिक बढ़ाया, उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन एक समय बाद हम भूमि को तो बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ श्रमिक को बढ़ाते जा रहे हैं, तो श्रम भूमि पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे काम करने के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता है जो कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं। परिणाम स्वरूप हमारा सीमांत उत्पादन गिरने लगेगा। एक समय बाद अतिरिक्त श्रम हम बढ़ाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, शून्य उत्पादन प्राप्त होगा। और उसके बाद भी अगर श्रमिक बढ़ाते हैं तो ऋणात्मक उत्पादन प्राप्त होने लगेगा, और गणितीय रूप में भी शून्य के बाद की जो संख्याएं होती हैं, शून्य के पहले की संख्या वो कैसी होती हैं, माइनस होती हैं, ऋणात्मक होती है। तो हमने सीमांत उत्पादन को बनाने का तरीका समझ लिया, और आप संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। आप तालिका की प्रैक्टिस अपनी संख्या लेके अपने तरीके से करेंगे। तो जब पहली इकाई श्रम लगाया तो हमें सीमांत उत्पादन हमें 40 इकाइयों का प्राप्त हुआ। फिर एक इकाई श्रम में और वृद्धि की तो जो दूसरी इकाई ने उत्पादन किया तो हमारा उत्पादन बढ़ा और हमें 50 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरी इकाई से क्या हुआ, उत्पादन कुछ कम होना प्रारंभ हो गया, हमें 40 इकाई का उत्पादन मिला। चौथी इकाई से हमें 30 इकाई का उत्पादन मिला। पाँचवीं इकाई से हमें 20 इकाई का उत्पादन मिला, और छठवीं इकाई का उत्पादन शून्य हो गया, इसकी उत्पादन में कोई भी भूमिका नहीं रह गई। वहीं सातवीं इकाई से जो
उत्पादन हुआ वो ऋणात्मक हो गया। यहाँ पर हमने ऋणात्मक 20 का उत्पादन दिखाया है। तो हमने ये सीमांत उत्पादन की तालिका बना ली। इसके बाद बच्चों हम कुल उत्पादन की तालिका बनाएंगे। कुल उत्पादन के लिए क्या है, इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिग्मा MP, सीमांत उत्पादन का टोटल करते जाएंगे। सीमांत उत्पादन की सारी इकाइयों का योग करेंगे। तो पहली इकाई से हमें 40 का उत्पादन प्राप्त हुआ, दूसरी इकाई से यानी 2 इकाइयों ने मिलकर कितना काम किया, 40 और 50 90, 3 इकाइयों ने मिलकर कितना काम किया, हम इन तीनों का टोटल कर देंगे 130, 4 इकाइयों ने मिलकर कितना काम किया, तो हम चारों इकाइयों का टोटल कर देंगे 160 इकाइयों का उत्पादन किया। 5 इकाइयों ने मिलकर कितना उत्पादन किया, तो हम पाँचों सीमांत इकाई को जोड़ देंगे 180 का उत्पादन किया। छठवीं इकाई ने देखें क्या किया, कोई भी सीमांत उत्पादन नहीं किया था, तो हमारा कुल उत्पादन यहाँ पे क्या हो गया, स्थिर हो गया। और सातवीं इकाई में जो सीमांत उत्पादन था ऋणात्मक था, तो जो ऋण के 20 हैं बाकी संख्या में प्लस की है, तो प्लस और माइनस को जब हम जोड़ते हैं तो माइनस क्या होगा, घट जाएगा। तो 180 हमारा बाकी का उत्पादन था, 180 में से 20 घट जाएगा, तो हमारा कुल उत्पादन यहाँ पे गिर गया है और 160 बचा हुआ है। इसके बाद हम औसत उत्पादन देखते हैं। औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन Q, कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन। तो हम 1 का भाग जब 40 में देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा, 2 का भाग जब हम 90 में देंगे तो हमें 45 प्राप्त होगा, 3 का भाग 130 में देंगे तो हमें 43.3 प्राप्त होगा, 4 का भाग जब हम 160 में देंगे तो हमें 40 प्राप्त हो रहा है, 5 इकाइयों का प्रयोग करने पे 180 का उत्पादन होगा, और 5 का भाग जब हम 180 में देंगे तो हमें 36 का औसत उत्पादन प्राप्त होगा, और 6 से जब हम 180 विभाजित करेंगे तो यहाँ हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होगा, और जब 7 से हम 160 विभाजित करेंगे तो हमें 22.8 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त होगा। तो बच्चों इस तरह से हमें सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और औसत उत्पादन प्राप्त होते हैं। हमारे लिए कुल, सीमांत और औसत उत्पादन समझना पहले आवश्यक हो जाते हैं, ताकि हम उत्पादन के विभिन्न नियमों को आसानी से समझ पाएँ। और बच्चों आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चों आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले उत्पादन का अर्थ क्या है, जो कि मैंने प्रारंभ में बताया। इसके बाद उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन आपने समझा। उत्पादन और साधनों के बीच का तकनीक संबंध। उसके बाद सम उत्पादक वक्र क्या है, समान उत्पादन करने वाला वक्र, 2 विभिन्न साधनों के संयोग से समान उत्पादन करने वाला वक्र समुत्पाद वक्र है। उत्पादन फलन के प्रकार भी हमने समझे, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, कुल, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को भी समझा। तो आप ये सारे प्रश्न गृह कार्य के रूप में पढ़ेंगे और हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।